अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 2 में इस लेक्चर में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस लेक्चर में मौजूद तमाम सवालात के जवाब जो आपकी बुक में नहीं है मैंने लिखे हैं। आपने सारे लेक्चर को बड़े ध्यान से समझना है। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 है, व्हाई डज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ती है जब हम मूव करते हैं पहले शेल से दूसरे शेल में। तो देखें, मैं आपको जब ये लेक्चर पढ़ाया था तो बड़ा डिटेल ये बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है पहले शेल से दूसरे शेल में तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उसी तरह एक और बात बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द पहले शेल में मौजूद होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। जब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी एनर्जी जो है वो एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल ज्यादा होगी। तो ये दो रीजंस हैं जिनको मैंने राइट किया है। इसे पढ़ते हैं, इसे सीखते हैं। तो देखें, मैंने आपको जो सवाल बोला है आपके सामने, उसी सवाल से ही आप लोगों ने आंसर लिखते हुए ये चीज पहले वाई डज के बाद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल बिकॉज एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एज दे जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल। यानी कि एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करते हैं जब वो जंप करते हैं पहले शेल से दूसरे शेल में। मोरओवर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेकेंड शेल आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में मौजूद होते हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन। यानी कि फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत, ड्यू टू विच देयर एनर्जी इंक्रीजेस, जिस वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो आपने ये जो सवाल है इसमें दो ही पॉइंट सीखे हैं। और वो दो पॉइंट्स क्या हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा, न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर वाले शेल में होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो ये दो रीजंस हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, व्हाई इज इट नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कम करना क्यों जरूरी है। तो देखें, आपने सवाल का जवाब करते हुए इट इज नीडेड टू लोअर द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ये सवाल की स्टेटमेंट से ही राइट करना है। यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कम करना जरूरी है। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस के प्रेशर को कम नहीं करेंगे तो वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, खला नहीं क्रिएट होगा, खाली जगह नहीं बनेगी। जब खाली जगह नहीं बनेगी तो करंट कैसे पास करेगा। जब करंट नहीं पास करेगा तो कैथोड रेस और पॉजिटिव रेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, खला क्रिएट करने के लिए या जगह खाली करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो प्रेशर को कम करना पड़ता है। सही है, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को कम करेंगे तो उससे क्या होगा, वैक्यूम भी क्रिएट होगा और जो गैस है उसमें से करंट भी पास कर सकेगा। और जब गैस में से करंट पास कर सकेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्कवर हो जाएंगे और प्रोटॉन्स भी डिस्कवर हो जाएंगे। तो जवाब क्या हुआ, टू क्रिएट अ वैक्यूम एंड टू पास द करंट थ्रू गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है। क्लासिकल का मतलब पुराना, इलेक्ट्रॉन के मुतालिक जो पुराना कंसेप्ट है वो क्या है। हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद टाइम, ये कॉन्सेप्ट वक्त के साथ कैसे तब्दील हुआ। तो इस सवाल को आपने जो है ये मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ चीजें लिखी हुई हैं। किसी ने जो है वो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोगों ने जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा है उससे नहीं हटना। तो हमने यहाँ पे एटम के लिहाज से सिर्फ एक मॉडल पढ़ा है और वो मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो देखें, हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट में बोहर एटॉमिक मॉडल की स्टेटमेंट राइट करेंगे
और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें मॉडर्न जो है अप्रोच लिखेंगे एटम के बारे में। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 21 से। पेज नंबर 21 पे आइए। बोहर एटॉमिक मॉडल में सेकंड लाइन से आप लोगों ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट का जवाब देना है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल्स। यानी कि बोहर के एटमी मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है ये मखसूस रास्तों पे मूव करते हैं और वो मखसूस रास्तों को कहते हैं ऑर्बिट्स या शेल्स। When electron is revolving in one of these orbits, its energy is fixed. जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स पे, इन पाथ्स पे, इन रास्तों पे मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स होती है। ये बात थी क्लासिकल कॉन्सेप्ट की। अब ये कॉन्सेप्ट वक्त के साथ कैसे चेंज हुआ? वक्त के साथ जो चेंज हुआ इस सवाल का जवाब जो है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 22 के स्टार्ट से। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज्ड क्लाउड्स। यानी कि मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड्स हैं whose location around the nucleus cannot be predicted with 100% certainty। यानी कि जिनकी लोकेशन का अंदाजा लगाना 100% सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ मुमकिन नहीं है। यानी कि अगर हम कहें कि जिस तरह से बोहर के एटमी मॉडल में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक पाथ्स में, तो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये है कि हम एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की लोकेशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द किस जगह पे मौजूद है। ये फर्क था क्लासिकल कॉन्सेप्ट में और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। All can we say that there is a certain probability of finding the electron at a certain probable distance from the nucleus। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात होते हैं, चांसेस होते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 21 और 22 से। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाई द न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों हैं? तो देखें, जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, हर वो एलिमेंट्स जो रेडिएशन इमिट करता है वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। अब वो क्यों एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन? ताकि वो खुद को स्टेबल कर सके। तो यहां पे देखें, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशो है वो बैलेंस नहीं होती। मसलन फर्ज करें हमारे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है ट्रिटियम 1s3। तो इसका अगर हम न्यूक्लियस देखें तो इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है ये 2 हैं। ये ट्रिटियम का न्यूक्लियस है। इसमें देखो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सही है। अब देखें, आप लोगों ने यहां पे देखा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो इम्बैलेंस है, मतलब कि बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, तवाज़ुन में नहीं है। अब जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रेशियो बैलेंस नहीं ना होती तो यहां पे क्या होता है कि इम्बैलेंसिंग की वजह से ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो ये एनर्जी इमिट करता है और एनर्जी इमिट करके खुद को ये स्टेबल बनाता है। तो आपने इसका जवाब जो लिखना है वो क्या लिखना है कि द न्यूक्लियाई ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रेशियो। यानी कि इम्बैलेंसिंग की वजह से, और इम्बैलेंसिंग किसकी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेशियो की। ड्यू टू विच न्यूक्लियाई अंडरगो रेडियोएक्टिव डिके, जिस वजह से न्यूक्लियाई रेडियोएक्टिव डिके करते हैं टू बिकम मोर स्टेबल, और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब बैलेंसिंग नहीं ना होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना उसको न्यूक्लियस इमिट करता है और खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स जब किए थे, 2 जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थे। एक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए और दूसरा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के लिए। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड द साइंटिस्ट कंक्लूड, साइंटिस्ट किस तरह से इस नतीजा पे पहुंचे दैट द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द एलिमेंट्स, कि जो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये मौजूद है तमाम एलिमेंट्स में। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही तरह के हैं।
यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। ये साइंटिस्ट ने किस तरह से कॉन्क्लूजन निकाला था, किस तरह से ये नतीजा अखज किया था। तो इस सवाल का जवाब थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप लोगों ने ध्यान से समझना है, सारी बातें आपने पूरे चैप्टर में पहले पढ़ी हुई हैं। तो देखें, साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट the cathode rays produced in discharge tube always exhibit same properties। यानी कि साइंटिस्ट ने यह मुशाहदा किया कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं डिस्चार्ज ट्यूब में वो सेम प्रॉपर्टीज रखती हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज रखती हैं। इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम कौन सी गैस यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस यूज कर लो, चाहे वो हाइड्रोजन यूज कर लो, चाहे हीलियम यूज कर लो, चाहे नाइट्रोजन यूज कर लो, लेकिन जो आपके पास कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेंगी। प्रॉपर्टीज में क्या आता है? प्रॉपर्टीज में आता है कि उन तमाम कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज है वो सेम रहेगा। तो देखें, आपने चाहे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस यूज की है, लेकिन जो कैथोड रेज की नेचर है, कैथोड रेज के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो इसी वजह से कहा है कि दीज रेज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो रेज हैं कैथोड रेज, इनकी चार्ज टू मैस रेशियो E/m रेशियो जो है ये हमेशा फिक्स रहती है, नो मैटर कि आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस यूज कर रहे हैं। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये तो बताई हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि साइंटिस्ट जो है किस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे, इस नतीजा पे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं उनकी नेचर सेम होती है डिस्चार्ज ट्यूब में। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है। इसी तरह प्रोटॉन्स के बारे में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में आप लोगों ने एक दो पॉइंट जो है वो याद करना है, उसे समझना है कि प्रोटॉन्स जो हैं उनके ऊपर जो, या प्रोटॉन्स की जो नेचर है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो किस तरह से जो है वो सेम रहती है। ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखें, प्रोटॉन्स के लिए एक दो पॉइंट लिख लें आप लोग। सिमिलरली पॉजिटिव रेज जनरेटेड इन दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये इसके बाद आप लोगों ने राइट करना है। सिमिलरली positive rays generated in these experiments had consistent properties अक्रॉस डिफरेंट गैसेस। देखें, जब आप डिफरेंट गैसेस यूज करते हैं ना, तो जो आपके पास पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हो रही है ना, उनकी नेचर क्या है? सेम है। यानी कि जो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज हैं जब आप डिफरेंट गैसेस यूज करते हो तो वो क्या है? सेम है। सिमिलरली पॉजिटिव रेज जनरेटेड इन दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड कंसिस्टेंट प्रॉपर्टीज। कंसिस्टेंट का मतलब है एक जैसी प्रॉपर्टीज, यानी कि डिफरेंट गैसेस जब आप यूज करते हो ना, लेकिन जो पॉजिटिव रेज है उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इनकी प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती एलिमेंट से एलिमेंट तक। यानी कि एक एलिमेंट के लिए ये नहीं है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, दूसरा जो एलिमेंट है उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टीज कुछ और है। ठीक है, तो यहां पे आप दूसरा पॉइंट ये लिखोगे, these positively charged particles properties do not vary, ये चेंज नहीं होते from one element to another element। यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं इनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है एटम्स का। स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस।
इस वीडियो लेक्चर में आपने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।